आप सभी को दोपहर का नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हिल्डा टाबा का जो हिल्डा टाबा के द्वारा दिया गया था, इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिल्डा टाबा के बारे में जानते हैं। हिल्डा टाबा एक एस्टोनियाई अमेरिकी शिक्षिका और पाठ्यक्रम सिद्धांतकार थी। ये कहाँ की थी? यह एस्टोनिया की निवासी थी। ठीक, एस्टोनिया जिसका कैपिटल टेलिन है, जो कि नॉर्थ यूरोप में एक कंट्री है। ठीक, उसके बाद यह अमेरिका में जाकर के रहती है और आगे की वहाँ पे शिक्षा का कार्य करती है और वहाँ पे जो अपना योगदान है मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में देती हैं। इनका जन्म 7 दिसंबर 1902 को एस्टोनिया में हुआ था। उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन टावा मॉडल है नामक शिक्षक मॉडल का विकास है, जिसे ग्रास रूट दृष्टिकोण या ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं ना। इस मॉडल को और क्या कहते हैं? ग्रास रूट अप्रोच या ग्रास रूट दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस मॉडल को 1962 में विकसित किया था। ठीक, इन्होंने कब मॉडल दिया था? 1962 में दिया था। आगे देखते हैं इस मॉडल में क्या क्या है। हिल्डा टाबा ने पाठ्यक्रम विकास के लिए 7 प्रमुख चरण प्रस्तावित किए थे। ठीक, जो इनका हिल्डा टाबा का मॉडल है उसमें कितने चरण हैं? 7 चरण हैं, जिसमें बताया जाता है कि करिकुलम डेवलपमेंट हम लोग पाठ्यचर्या विकास किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला इसमें है ज़रूरतों का निदान। ठीक, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे और तीसरा है सामग्री का चयन। चौथा है सामग्री का संगठन और पांचवा है सीखने के अनुभवों का चयन। छठा है सीखने के गतिविधियों का संगठन और सातवां है मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से क्या कहा गया, देखा विशेष बल किस पे दिया गया था कि जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं, नीड्स है, उसको ही सेंटर में रख करके हम लोग क्या करेंगे, अपने पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम विकास है उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक, उसका हम लोग विकास करेंगे। आइए एक एक चरण को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि ज़रूरतों का निदान। ठीक, पहला चरण क्या है? डायग्नोसिस करेंगे उनका ज़रूरत। देखिए डायग्नोसिस क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग को कोई बीमारी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, जाके अल्ट्रासाउंड हो गया या ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो उसके बाद हम लोग को हमारी समस्या का पता चलता है। तो यही यहाँ पे निदान का क्या मतलब है कि समस्या का पता चलना। तो यह पहला मॉडल या पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक, इसमें छात्रों की वर्तमान ज़रूरतों, सीखने की शैलियों, रुचि और पृष्ठभूमि को समझना शामिल है। शिक्षकों को यह विश्लेषण करना चाहिए कि छात्रों को क्या सीखने की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। यह भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए आधार तैयार करता है। ठीक, तो सबसे पहला इसमें जो चरण है वो ज़रूरतों का निदान। इसमें सबसे पहले जो बच्चों के क्या नीड्स है, उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है, उसका इसमें पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक कक्षा में अब बच्चों से या पहले जानकारी लेंगे, जैसे कि मान लीजिए फल के विषय में ना, कि मान लीजिए उनसे पूछे कभी आपने सेब खाया है, और बच्चे क्या करेंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे, है ना। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि उनके पास कितनी जानकारी है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके हिसाब से फिर मान लीजिए किस जानकारी की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग पाठ्यक्रम का विकास करेंगे। ठीक, तो दूसरे चरण में क्या किया जाएगा कि उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। मान लीजिए पहले चरण में क्या था कि मान लीजिए उनको सेब के बारे में पता है, संतरे के बारे में पता है, और या फिर और भी अन्य फलों के विषय में जानकारी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इन्हें कब खाना चाहिए, और इनके और क्या-क्या मतलब ये कैसे उगते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य में आ जाएगा, है ना। ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। जैसे उद्देश्यों का आप निर्धारण करेंगे। पहचान की गई ज़रूरतों के आधार पर स्पष्ट और विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। ये उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तनों का वर्णन करते हैं। उद्देश्य मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। ठीक, और हमारे उद्देश्य कैसे होने चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सके, प्राप्त भी कर सके, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए, और जिससे हम लोग माप भी सके कि हाँ इसमें हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं। मान लीजिए हमारा क्या उद्देश्य है कि अब उनको हम लोग क्या जानकारी देंगे कि फल कहाँ से आते हैं और फलों के क्या-क्या और नाम हो सकते हैं। तो इन सब विषय में उनको हमको जानकारी देना है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। तो अब फिर तीसरे में क्या करेंगे हम लोग, उससे संबंधित सामग्री का चयन करेंगे। ठीक, तीसरे में क्या करेंगे, सामग्री का चयन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सीखने की सामग्री, विषय वस्तु, अवधारणाएं, कौशल आदि का चयन किया जाता है। सामग्री छात्रों के स्तर, रुचियों और प्रासंगिकता के अनुसार होना चाहिए। इसका उद्देश्य उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है। तो हमारा क्या उद्देश्य है कि हम बच्चों को फल कहाँ से आते हैं, कैसे उगते हैं,
या उनसे क्या फ़ायदे हैं, वो हमारा उद्देश्य है उस बच्चों को देना। तो हम क्या करेंगे, अब उससे संबंधित सामग्रियों का हम लोग क्या करेंगे, सामग्रियों को एकत्रित करेंगे। जैसे कि हम लोग मान लीजिए सामग्री क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे कि फल हो गया, फल के मतलब तस्वीर हो गया, या फल से संबंधित कोई किताबें हो गई, तो इन सब का ये सब हमारी सामग्री हो जाएगी। इन सब का हम लोग क्या करेंगे, चयन कर लेंगे, है ना? और फिर उनके स्तर रुचियों के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उन सामग्रियों का हम लोग चयन करेंगे ना। और सामग्री क्या हो, प्रासंगिक हो, उनकी मतलब वो उनसे व्यवहारिक रूप से वो जानते हो या उनके वो संपर्क में रहे हो, ऐसे हम लोग को क्या करना है, सामग्री को एकत्रित करना है जिससे वह आसानी से समझ सके, है ना। फिर चौथे चरण में क्या करेंगे, सामग्री का संगठन करेंगे। चयनित सामग्री को एक तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि कौन सी सामग्री पहले पढ़ाई जाएगी और कौन सी बाद में। संगठन सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात और ठोस से अमूर्त की ओर हो सकता है। तो सामग्री का अब इसमें संगठन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सामग्री को, शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करेंगे ताकि सीखने में उसको आसानी हो ना। जैसे कि मान लीजिए कि फल के बारे में हम लोग बताना है बच्चों को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फलों को बांट देंगे। जैसे कि खट्टे फल हो गए, मीठे फल हो गए, है ना। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। और हमारा क्या होना चाहिए, संगठन क्या होना चाहिए, सरल से जटिल होना चाहिए, है ना। सरल से जटिल होने से, मान लीजिए कि हम लोग पहले सेब हो गया, केला हो गया, इसका पिक्चर दिखाएं, और फिर उसके बाद अमूर्त में क्या बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग कीवी दिखा सकते हैं, या और भी कोई फल दिखा सकते हैं जो सरल से जटिल की ओर जाएंगे। फिर उसके बाद आगे पांचवा है, सीखने के अनुभवों का चयन करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे उनके अनुभवों का हम लोग चयन करेंगे। कैसे करेंगे, यह निर्धारित किया जाता है कि छात्र उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए किन किन गतिविधियों और अनुभवों से गुजरेंगे। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों, गतिविधियों, परियोजनाओं और सीखने के माहौल का चयन शामिल है। सीखने के अनुभव छात्रों को सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने में मदद करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो उनको एक्टिविटी के हिसाब से, मतलब क्या करेंगे, अब एक्टिविटी कराएंगे ताकि वो क्या कर सके, उसको और अच्छे से समझ सके, वो अनुभव उससे प्राप्त कर सके। जैसे कि मान लीजिए कुछ मज़ेदार हम लोग गतिविधियाँ करा सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि फलों को हम लोग चखा करके उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ कौन सा फल है, या चित्र दिखा करके फलों को लिखने के लिए कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, गतिविधियों के अनुसार हो जाएंगे। या फिर उन्हें क्या कर सकते हैं, परियोजना या फिर गतिविधियों के माध्यम, अन्य गतिविधियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीखने के अनुभव हम लोग चयन कर लिए। अब इसके बाद छठा है, सीखने की गतिविधियों का संगठन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उन सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे संगठन करेंगे। जैसे चयनित सीखने के अनुभव और गतिविधियों को व्यवस्थित और अनुक्रमित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि गतिविधियाँ एक दूसरे से जुड़ी हो और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएं। इसमें कक्षा प्रबंधन और समय सारणी का भी ध्यान रखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी जो गतिविधियाँ उनको हम लोग संगठित करेंगे एक क्रमबद्ध तरीके से, ताकि क्या हो सके, उसको प्रभावी ढंग से वो आगे बढ़ा सके अपनी सीखने की प्रक्रिया को, है ना। इतना हो गया। फिर अब उसके बाद लास्ट स्टेज है कौन सा, सातवां, मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करना। इसमें क्या है, अंतिम चरण में यह निर्धारित किया जाता है कि पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता और छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। ठीक, इसमें विभिन्न मूल्यांकन विधियों जैसे परीक्षण, अवलोकन, परियोजनाएं का चयन और विकास शामिल है। मूल्यांकन से प्राप्त प्रतिक्रिया का उपयोग पाठ्यक्रम में सुधार के लिए किया जाता है। तो अब सातवें में क्या करेंगे हम लोग, अब मूल्यांकन करेंगे। क्या हमारा उद्देश्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था कि हम लोग को क्या करना है, फलों के विषय में उनको जानकारी देना है कि फल कहाँ से आते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, इन सब की जानकारी हमको लेना था ना। मतलब कि उद्देश्य, हमारा ये उद्देश्य था कि फलों के बारे में जानकारी देना, है ना। तो अब सातवें चरण में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें हम यह पता लगाएंगे कि क्या बच्चों ने फल के विषय में जान लिया है, तो उसको हम लोग परीक्षण करेंगे, है ना। परीक्षण करेंगे, जैसे कि मान लीजिए उसमें क्या करेंगे कि फल दिखा करके उनसे नाम पूछ सकते हैं कि यह कौन सा फल है, तो बच्चे फिर उसके बाद बताएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ, इनको इस बारे में जानकारी हो चुकी है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ, बच्चों ने हमारा जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति कर ली है ना। यह 7 चरण थे। और आगे देखते हैं कि हिल्ला टाबा के जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं इस मॉडल की क्या क्या है। सबसे पहले तो ये शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों की सक्रिय भूमिका पर इसमें जोर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें टीचर ही तय करता है, इसमें शिक्षक ही क्या है, नेतृत्व करता है। वह क्या करता है, संसाधनों की इकट्ठा करता है तथा अपने जो भी इसमें जितने भी चरण है उसका यह नेतृत्व करता है। उन्हीं को ये क्या करता है, आगे बढ़ाने का ही कार्य करता है। फिर उसके बाद क्या है, जमीनी स्तर से नीचे से ऊपर है। पाठ्यक्रम का विकास
कक्षा के स्तर पर शिक्षकों द्वारा शुरू किया जाना। अब जमीनी स्तर क्यों कहा गया है कि छात्रों के अनुभव और ज्ञान से ये स्टार्ट होता है, फिर नई नई अवधारणाएं इसमें आती है ना, तो इसमें क्या है बॉटम से मतलब नीचे से ऊपर गया है ना, कि इससे पहले जो छात्र हैं उनके अनुभव और ज्ञान का इस ज्ञान से इनका इसका शुरुआत होता है, फिर आगे चल करके और भी इसमें अवधारणाएं जुड़ती जाती है। फिर क्या है प्रेरक दृष्टिकोण है इसमें, इसकी विशेषता है कि प्रेरक दृष्टिकोण है, विशिष्ट जरूरतों से सामान्य सिद्धांतों की ओर बढ़ना। ठीक, इसमें क्या है कि विशिष्ट विशिष्ट उदाहरणों से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विभिन्न फल दिखा करके हम लोग उसके नाम हम पूछते हैं ना, उससे जानकारी लेते हैं, तो क्या करते हैं इसमें कि विशिष्ट जरूरतों से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या है चौथा इसकी विशेषता कि लचीलापन है इसमें, इस लचीलापन स्थानीय जरूरतों और बदलाव के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की सुविधा है इसमें, ना कि स्थानीय जरूरत क्या है, वहाँ के सोसाइटी की क्या जरूरत है, समाज की क्या जरूरत है, बच्चे की क्या जरूरत है, उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं पाठ्यक्रम को अपने सिलेबस को अनुकूलित हिसाब से उसमें हम लोग चेंजिंग करते हैं। फिर क्या है तार्किक व क्रमबद्ध, इनका जो मॉडल है इसकी क्या विशेषता है कि इसमें तार्किकता है और इसमें क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता क्यों है, इसमें 7 चरण दिए गए हैं, वह एक एक चरण दर चरण चलते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम विकास के लिए व्यवस्थित चरण दर चरण प्रक्रिया है। और छठा क्या है छात्र केंद्रित, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, इसकी विशेषता क्या है छात्र केंद्रित। क्यों, क्योंकि छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है ना, कि उन्हीं 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 की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके फिर आगे का हमारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति की जाती है। सातवां क्या है इसमें निरंतर मूल्यांकन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का लगातार आकलन और सुधार होता है। ठीक, जब जब हम इस चरणों को अपनाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे इसे मूल्यांकन की भी प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन के द्वारा हम लोग क्या जान जाएंगे कि हमारा लक्ष्य था, हमारा जो उद्देश्य था क्या उसकी प्राप्ति हो गई है या नहीं। थैंक यू।